डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस नए वीडियो में हम लोग पॉलिटी से संबंधित एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो या एसएससी का हो, अनेक परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है संविधान सभा, यानी भारतीय संविधान सभा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की अति आवश्यकता होती है, और उस संविधान के लिए क्या करना है, संविधान का जब निर्माण होगा तो संविधान सभा की आवश्यकता होती है। तो उसी संविधान सभा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बात उस समय की है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन को सहयोग करने के लिए महात्मा गांधी जी सभी भारतीयों को कहते हैं कि ब्रिटेन को सहयोग करना, सभी भारतीय ब्रिटेन को सहयोग करते हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति होने के बाद अंग्रेज अपनी वादा से मुकर जाते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है कि महात्मा गांधी सहयोग करने से मना कर देते हैं, और क्या होता है, संविधान सभा की मांग की जाती है। तो औपचारिक मांग जो किया गया संविधान सभा बनाने की, तो सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा किया गया। याद रखना है कि संविधान सभा बनाने की औपचारिक मांग सबसे पहले किसके द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा किया जाता है 1934 ईस्वी में। और दूसरी बात जो है ना, 1936 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात दोहराई जाती है, यानी संविधान सभा बनाने की मांग की जाती है। इसी संविधान सभा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो संविधान सभा बनाने के लिए सबसे पहला जो प्रस्ताव अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा जाता है भारत में, उस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव भारत में 1940 ईस्वी में आता है। तो यानी यह जो प्रस्ताव है 1940 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा भारत भेजा जाता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा बनाने के लिए क्या कहा गया, तो अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा निर्माण के लिए कहा गया कि संविधान सभा का निर्माण जो होगा वो अंग्रेज़ों की मर्ज़ी से किया जाएगा। इसमें भारतीय लोगों की मर्ज़ी नहीं चलेगी, यहाँ तक कि भारतीयों का इसमें मत जो होगा ना वो शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखा जाए कि कितना खतरनाक था। संविधान सभा जो है बन रहा है किसके लिए, तो भारतीय संविधान के लिए बन रहा है, लेकिन इसमें कहता है कि भारतीयों का एक भी मत को शामिल नहीं किया जाएगा, अंग्रेज अपनी मर्जी से बनाएगा। तो ये भारतीयों को पसंद नहीं आया, तो इसके खिलाफ में क्या हुआ, जब इसको बहिष्कार किया गया अगस्त प्रस्ताव को, तो इसके खिलाफ में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। और इसके प्रस्तावक कौन थे, तो व्यक्तिगत प्रस्ताव जो पारित किया गया इसके प्रस्तावक थे महात्मा गांधी। अगर कहेगा कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किनके द्वारा किया गया, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया जाता है। और दूसरी बार किनके द्वारा किया गया, तो दूसरी बार जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किनके द्वारा, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, और दूसरी बार किनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। फिर इसमें क्या है कि अगस्त प्रस्ताव जो है ये भारतीय संविधान सभा बनाने के लिए जो आया, ये कतई बिल्कुल सही नहीं था। भारतीय लोग इसको बहिष्कार किया, इसको ठुकरा दिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को एक नाम भी दिया। क्या नाम दिया था कि यह दरवाजे पर जंग लगी हुई कील है। याद रखना है कि अगस्त प्रस्ताव को कहा गया कि दरवाजे पर जंग लगी हुई कील है। ये कथन किसका है, किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसको कहा था, तो अगस्त प्रस्ताव को कहा था। अब इसके बाद क्या है कि जब इसे ठुकरा दिया गया, तो इसके बाद अंग्रेज क्या करता है, फिर दूसरा एक मिशन आता है भारत में। वो कौन सा मिशन भेजता है, तो उस मिशन का नाम है क्रिप्स मिशन। ये भारत में कब भेजा गया, तो ये भारत में 1942 ईस्वी में भेजा गया। अब है कि इस क्रिप्स मिशन में संविधान सभा निर्माण के लिए क्या बात कही गई। अगस्त प्रस्ताव में तो कहा गया था कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा अंग्रेज़ों की मर्ज़ी से होगा, उसमें भारतीय लोगों की कोई मत को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि संविधान सभा का निर्माण जो होगा वो भारतीयों द्वारा किया जाएगा, लेकिन एक शर्त होगा। संविधान सभा का निर्माण तो भारतीय करेंगे, लेकिन इसमें मौलिक अधिकार जो होगा वो ब्रिटिशर्स ही तय करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए। तो क्या भारतीयों के लिए सही होगा, भारतीयों के लिए कदापि सही नहीं होगा। तो भारतीय क्या किए, इस मिशन को भी ठुकरा दिया, इसको भी बहिष्कार किया। अब जो है महात्मा गांधी इस मिशन का क्या नाम देते हैं, तो महात्मा गांधी इस मिशन को बोले थे कि ये पोस्ट डेटेड चेक है,
याद रखना है कि पोस्ट डेटेड चेक है, किसको कहा गया था? तो क्रिप्स मिशन को। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। फिर इसका क्या है कि एक नाम और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्या बोले थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह ऐसा बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुका है। क्या है कि यह एक ऐसा बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुका है। किसको कहा गया? तो क्रिप्स मिशन को कहा गया। किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब बात आती है कि जब क्रिप्स मिशन भी ये भारतीय संविधान सभा बनाने के लिए कहता है कि भारतीयों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, जब इसे ठुकरा दिया जाता है, समय होता है 1945 ईस्वी का। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होता है कि ब्रिटेन में नई सरकार का गठन किया जाता है। नई सरकार का जब गठन होता है तो वहाँ का एक प्रधानमंत्री जो बनता है, उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्लीमेंट एटली। अब इस प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ विचार विमर्श यानी निर्णय लिया जाता है, और वही प्रधानमंत्री क्या करता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो तात्कालिक प्रधानमंत्री बना, क्लीमेंट एटली, वो क्या करता है? तो इसके एक नई नीति की घोषणा करता है। और नई नीति में क्या बताता है कि भारतीय संविधान सभा बनाने के लिए एक समिति का होना जरूरी है, और वो समिति को बनाने का निर्णय लेता है। यह मिशन जो है ना, यह मिशन 1946 ईस्वी में भारत भेजता है। किस लिए? तो भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए। तो यही जो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कैबिनेट मिशन योजना होता है, और इस मिशन में 3 सदस्य होते हैं। याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया था? तो 1946 ईस्वी में। किसके द्वारा भेजा गया था? तो ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। उसके द्वारा कहता है कि भारत में 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना भेजा जाता है, जिसके 3 सदस्य होते हैं। तीनों सदस्य का नाम क्या है? इसका नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। तो इसको सीधे शॉर्ट में याद रखना है कि कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो साफ थे। साफ कहने का मतलब क्या हो गया? SAP। एस से क्या हो गया? एस से हो गया स्टैफर्ड क्रिप्स, और ए से क्या होगा? ए.बी. अलेक्जेंडर, और पी से क्या होगा? पैथिक लॉरेंस। याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य थे वो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 में कौन थे? सांप थे। तो सांप का मतलब एस फोर क्या हो गया? स्टैफर्ड क्रिप्स, ए फोर क्या होगा? ए.बी. अलेक्जेंडर, और पी फोर क्या होगा? पैथिक लॉरेंस। इसके बाद है कि इस मिशन के तहत अब 1 जुलाई 1946 ईस्वी को किया जाता है, संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन किया जाता है। याद रखना है कि संविधान सभा बनाने के लिए जो प्रथम निर्वाचन हुआ वो कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1946 ईस्वी को। अब इसमें जो है ना, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में 389 यानी 389 सदस्य थे टोटल। याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ये जो सदस्य से संबंधित है ना, यहाँ से जो है सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। अब 389 सदस्य जो था वो किन किन क्षेत्रों से कहता है कि लिया गया था? तो देखा जाए कि 292 जो सदस्य थे ना, वो ब्रिटिश प्रांत से थे। अब ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखिए 3 तरह का है। यहाँ 292 ब्रिटिश प्रांत, तो यहाँ याद रखना है कि 292 ब्रिटिश प्रांत और 93 देसी रियासत, और जो 4 जो शेष है ये ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से है। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि प्रांत क्या होता है, ब्रिटिश कमिश्नरी क्या होता है, और देसी रियासत क्या होता है। तो ब्रिटिश प्रांत का मतलब ये हो गया कि ब्रिटेन की महारानी के द्वारा डायरेक्ट जहाँ पर शासन किया जा रहा था वो क्षेत्र जो था ब्रिटिश प्रांत कहलाता था। तो उस क्षेत्र से कितने थे? अधिकतर सदस्य को लिया गया था, वो था 292 सदस्य। और 93 सदस्य कहाँ थे? तो देसी रियासत। तो देसी रियासत ऐसा क्षेत्र था जहाँ कहता है कि ब्रिटेन की महारानी का कहता है कि डायरेक्ट शासन नहीं चलता था। इस क्षेत्र पर राजा महाराजा के द्वारा शासन किया जाता था, और जो टैक्स होता था वो महारानी को भेज दिया जाता था। तो ये था देसी रियासत, यानी जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी का शासन चलता था वो था ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र। और जहाँ पर कहता है कि देसी रियासत कौन सा क्षेत्र था? जहाँ पर राजा महाराजा के द्वारा शासन किया जाता था, यहाँ से टैक्स जो है महारानी को भेजा जाता था। ये था 93 सदस्य। अब जो 4 बच गया ये ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, ये ऐसा क्या क्षेत्र था? अभी हम लोगों के समय में क्या है कि
जिस तरह से राज्य और कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, उसी तरह से उस समय में क्या था कि ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र था। वहाँ से क्या था कि 4 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। ये हो गया 389 टोटल सदस्य। अब इसको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि 389 सदस्य में 292 सदस्य कहाँ के थे, ब्रिटिश प्रांत के थे, और 4 सदस्य कहाँ के थे, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र के थे, और 93 सदस्य कहाँ के थे, तो देसी रियासत क्षेत्र के थे। अब इसमें एक चीज़ और है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें ब्रिटिश कमिश्नरी जो क्षेत्र है, ये कौन कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र होता था उस समय, तो इसमें जो है ना, एक था अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। अब इसमें 4 ये कमिश्नरी क्षेत्र था। तो देखा जाए इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको सीधा याद रखना है। इसको याद रख लीजिए ABCD, ये भी शॉर्ट में याद रखा जाएगा। A फॉर हो जाएगा अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। अब ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता था, तो अजमेर का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में पड़ता था। ये बलूचिस्तान कहाँ, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता था। और कुर्ग कहाँ, कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता था। और ये जो दिल्ली है वो दिल्ली का क्षेत्र था। तो ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन हो गया, ABCD, यानी A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। अब यहाँ पर ये देखना है कि 389 सदस्यों का इसमें क्या हो रहा है। यहाँ तो प्रथम निर्वाचन शुरू हो गया, तो 389 सदस्यों में कितना का निर्वाचन किया गया और कितना का कहता है कि मनोनीत किया गया। तो याद रखना है कि 292 और 4, ये जो है ना देसी रियासत को छोड़ करके ये जो टोटल हो गया 292 और 4, ये 296 पदों पर क्या हो गया, निर्वाचन हुआ। याद रखना है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों को निर्वाचन किया जाता है, और ये 93 जो देसी रियासत सदस्य थे इसको मनोनीत किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान देना है, अब 296 जो पदों का यहाँ पर निर्वाचन हुआ, तो किसको कितना सीट मिला, तो इसमें 208 जो सीट है ना, 208 सीट किसको मिला, तो कांग्रेस को मिला, कांग्रेस को मिला, ठीक है ना। और इसमें क्या है, 73 सीट जो है इसमें मुस्लिम लीग का मिला, मुस्लिम लीग को मिला। अब उसके बाद आता है 15, तो 15 किसको मिला, तो 15 अन्य लोगों के खाते में गया। देखना है अब इसमें 296 होता है कि नहीं, तो 5 3 8 8 16, ठीक है, और फिर 7 1 8 1 9 2 का 2 हो गया, यानी 296 सीट पर क्या हो गया, निर्वाचन हुआ। याद रखना है इसमें कि 389 सदस्यों में से, यानी 389 सीट में से कितना है कि 296 सीटों का निर्वाचन होता है और 93 सीट को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब एक बार फिर इसे देख लिया जाए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। 389 में कहता है कि देसी रियासत के कितने सदस्य थे, 93। 292 कहाँ से थे, तो ब्रिटिश प्रांत के थे। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र के कितने थे, 4 थे। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता था, तो ABCD। A से क्या हो गया, अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। इसके बाद फिर क्या है कि जब ये निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन कितने पदों के लिए हुआ, तो 292 ब्रिटिश प्रांत के और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के जो सदस्य थे इसका निर्वाचन किया गया, और जो देसी रियासत के जो कतई सदस्य थे उसको क्या किया गया, मनोनीत किया गया। अब इसमें 296 पदों पर जब निर्वाचन हुआ तो कांग्रेस को कितना सीट मिला और मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला, तो कांग्रेस को 208 सीट मिला और मुस्लिम लीग को कितना, 73 सीट मिला। और इसके बाद फिर क्या है कि 15 जो है अन्य लोगों को खाते में गया। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है 1 जुलाई 1946 ईस्वी को, तो अनेक मंत्री बनाए जाते हैं। जैसे विदेश मंत्री कौन बनाए गए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन बनाए गए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त मंत्री कौन बनाए गए, तो लियाकत अली खां। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बनाए गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान लागू होने पर क्या होता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए, C राजगोपालाचारी। अब इसके बाद क्या देखना है कि संविधान सभा का जो बैठक होता है वो पहली बैठक कब किया जाता है, तो आइए अब संविधान सभा के बैठक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो दिल्ली में होती है, और ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में किया जाता है। अब इस हॉल को संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है।
अब इसमें क्या है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हो रही है तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। कारण यह है कि पहली बैठक में जो है ना, पहली बैठक में सभी सदस्य लोग भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर मात्र 211 सदस्यों ने भाग लिया। तो इस स्थिति में ये देखा जाता है कि आखिर अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उन्हीं को क्या किया जाता है, कुछ दिनों के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगर पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहाँ, तो दिल्ली में किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में किया गया। और इसमें अध्यक्ष किन को बनाया गया, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कितने सदस्य भाग लिया, तो 211 सदस्य भाग लिया। अब इसके बाद आता है संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। देखा जाए इसमें यहाँ पर 2-2 दिन गैप्स हो रहा है, ठीक है ना, 9, 2, 11, फिर तीसरी बैठक 13 को होगा। तो द्वितीय जो कहता है कि संविधान सभा की जो बैठक की गई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अब इसके बाद फिर क्या है, अध्यक्ष के रूप में तो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें उपाध्यक्ष कौन हो गए, तो हरीश चंद्र मुखर्जी। याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उपाध्यक्ष हो गए हरीश चंद्र मुखर्जी। अब इसके बाद आता है तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक कब हो गया, पहली बैठक 9 दिसंबर को, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या किया गया, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है तीसरी बैठक में, यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन ये इसको पारित कब किया जाता है, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। इसके बाद अब आता है, एक बात यहाँ पर बची है, भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग संविधान निर्माता कहते हैं, संविधान के पिता कहते हैं, संविधान के जनक कहलाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, संविधान के जनक तो कहलाए, संविधान के जननी भी कहलाते हैं। ऐसे संविधान के, विश्व में संविधान के जननी किसको कहा गया है, तो ब्रिटेन के संविधान को विश्व के संविधान का जननी कहा गया है, यानी माता कहा गया है। तो भारतीय संविधान के जो जनक हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भारतीय संविधान की जननी भी जो हैं ये भीमराव अंबेडकर को कहा गया। कहने वाले कौन थे, तो के.बी. राव ने कहा था कि भारतीय संविधान की जननी कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित। तो जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में। मृत्यु कहाँ होता है, दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को होता है। अब यहाँ पर क्या है कि बम्बई प्रेसिडेंसी से उपचुनाव में निर्वाचित M.R. जयकर के इस्तीफा पर हुए थे। अब इसमें एक चीज़ ये देखना है कि सबसे पहले क्या है कि जब संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए जब कहता है कि निर्वाचन चुनाव में जब आए थे तो ये कहाँ से लड़े थे, तो ये बंगाल से लड़े थे, जो उस समय भारत का अंग हुआ करता था। लेकिन जब वहाँ से क्या है कि मुस्लिम लीग के सहयोग के द्वारा जब वहाँ से जीत करके आते हैं भीमराव अंबेडकर, तो क्या होता है, आज़ादी के बाद जो है वो जो पूर्वी बंगाल है वो पाकिस्तान का क्षेत्र हो जाता है, यानी पाकिस्तान के हिस्से में हो जाता है। तो इसकी सदस्यता भी जो है समाप्त हो जाती है। तब उस स्थिति में क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसी में फिर क्या है कि B.N. राव एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संविधान सभा के सलाहकार थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन संविधान सभा के सलाहकार थे। इनका कहना था कि इतने बड़े विद्वान व्यक्ति अगर कहता है संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने कहा कि बम्बई से क्या करें, एक सीट खाली किया जाए। तो वहाँ के जो बम्बई का जो प्रमुख था, जो हेड था, उसका नाम था B.D. खेर। तो B.D. खेर को क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वहाँ से एक सीट खाली किया जाए ताकि वहाँ से भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हो सके। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने के बाद जो वहाँ का जो हेड था B.D. खेर, वो M.R. जयकर का क्या किया, इस्तीफा लिया। तब वहाँ से कहता है कि निर्वाचन होने के बाद ये भीमराव अंबेडकर सदस्य के रूप में आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि B.N. राव जो हैं विधिक सलाहकार भी हैं और प्रारूप समिति को तैयार करने वाले,
मैंने प्रारूप समिति के निर्माता कौन है, तो BN राव है। अगर पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन हो गए, तो भीमराव अंबेडकर। ये सब किनका देन था, भीमराव अंबेडकर को लाने के लिए सब किनका देन था, तो BN राव का था। अब इसमें प्रारूप समिति बनकर के जब तैयार होता है तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं। अब सातों में देखिए कि सातों का नाम क्या क्या है, तो इसका हमने एक ट्रिक तैयार किया है जिसका अंबेडकर दुल्हा आएंगे मित्रा मुंशी कृष्णा के खेत पर। अब यहाँ पर देखा जाए खेत का मतलब जो हो गया, यहाँ से देखते हैं अंबेडकर, तो अंबेडकर का मतलब भीमराव अंबेडकर हो गए। अब यहाँ पर जो दुल्हा है, तो दुल्हा का मतलब क्या है, तो दुल्हा का क्या डिनोट कर रहा है, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। याद रखना है, दुल्हा से क्या हो गया, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब आएंगे, आएंगे मतलब आयंगर, ठीक है ना, तो NG आयंगर। अब इसके बाद मित्रा, तो मित्रा से क्या हो गया, यहाँ पर BL मित्रा हो गए। मुंशी से क्या हो गए, तो मुंशी से KM मुंशी हो गए। KM मुंशी का पूरा नाम क्या है, कन्हैया लाल मनीलाल मुंशी। अब इसके बाद कृष्णा, तो कृष्णा का मतलब क्या हो गया, कृष्णा स्वामी आयंगर। इसके बाद खेत, खेत का मतलब क्या हो गया, खेतान, TP खेतान। अब यहाँ पर के और जो पर है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य ये थे। अब यहाँ पर ये देखा जाए NG आयंगर जो हैं, यहाँ पर इनके स्थान पर बाद में कौन आते हैं, तो बाद में जो आते हैं उनका नाम है N माधव राज, ठीक है, N माधव राज। और DP खेतान के स्थान पर बाद में कौन आते हैं, तीन का नाम है TT कृष्णामाचारी, ठीक है ना, कृष्णामाचारी। याद रखना है कि 7 सदस्य है इसमें प्रारूप समिति के थे, जिसमें बाद में क्या है कि NG आयंगर के स्थान पर N माधवराज बनते हैं और उसके बाद DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णामाचारी बनते हैं। अब इसके बाद संविधान सभा से संबंधित और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला है कि संविधान निर्माण कार्य में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब इसके बाद है संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई, तो इसमें कुल 11 बैठक हुआ था। अंतिम रूप से जो बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अब इसके बाद है कि संविधान अंतिम रूप से बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, कुल कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में अगर पूछेगा तो कुल 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। अब इस पर जो संविधान जब बन करके तैयार हुआ तो उस समय कहता है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, तो 284। फिर है संविधान जो लिखा गया है तो उसके हर एक पेज को सुंदर बनाया गया है। जिस तरह से यहाँ पर ये संविधान का पेज है तो इसको क्या है कि चारों तरफ से जो बॉर्डर बनाया गया है, यानी जो सुंदरता बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। अब इसके बाद जो है संविधान लिखने वाले कौन होंगे, तो संविधान लिखने वाले जिनका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होगा उनका नाम आएगा। तो एक व्यक्ति का नाम है क्या, कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार बनता है कि प्रेम नारायण बिहारी रायजादा से राय सलाह ली जाए कि वो संविधान लिखने में उनका क्या चार्ज लगेगा। तो जब उनसे चार्ज पूछने जाते हैं तो प्रेम नारायण बिहारी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और कहते हैं इससे बड़ी चीज़ हमें और क्या मिल सकता है, हम इसके लिए कुछ नहीं लेंगे, लेकिन एक शर्त रहेगा कि संविधान के हर एक पेज पर नीचे मेरा नाम अवश्य होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तैयार हो जाते और इनके द्वारा जो है ना इटालिक स्टाइल में बहुत सुंदर अक्षरों में संविधान को लिखा जाता है। ये था संविधान सभा। अब इसके बाद अगले टॉपिक जो आएंगे हम वो प्रस्तावना को लेकर के आएंगे कि संविधान सभा की प्रस्तावना